हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा ज़रा ऑफिशियल। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कंसिस्टेंटली एक ऐसे फिगर के तौर पे हर मुल्क हर रीजन के सामने आके खड़े हो गए हैं कि सिक्योरिटी मैटर्स हों या इकोनॉमी के मैटर्स हों, सब उनकी डिसीजन मेकिंग से जुड़ा है। वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर जिनको 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला, मरिया कोरिना, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना अवार्ड दे दिया है। ऑल्दो जो कमेटी है जो ये डिसाइड करती है कि ये प्राइज़ किसको मिलेगा, जो नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी है, उनका ये कहना है ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये आप किसी और को नहीं दे सकते। लेकिन बहरहाल उन्होंने दिया है और ये एज़ अ जेस्चर है कि आपने हमारे लोगों को आज़ाद कराया है एक डिक्टेटर से। ये उनका मानना है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हकीकत ये है कि वो एग्ज़ाइल में अपोज़िशन लीडर हैं, अभी तक वापस नहीं जा पा रहे हैं वेनेज़ुएला, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ उनकी बेटी मौजूद हैं। अगर कोई रिजीम चेंज वहाँ पे हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप चाहते, तो इनको भेज के वापस या वहाँ पे इनकी पार्टी में से भी किसी को अपॉइंट कर सकते थे एज़ द ट्रांज़िशनल हेड, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये सब इस तरफ इशारा करता है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि मसाइल इतने ईज़ी हैं नहीं जितना वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेनेज़ुएला में सिर्फ एक शख्स को रिमूव कर देने से वो सिस्टम को अभी तक रिप्लेस नहीं कर पा रहे। सिमिलरली ईरान के लिए उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग बुला ली और मीटिंग में उनका एजेंडा ये था कि वहाँ पे लोगों पे जुल्म हो रहा है, प्रोटेस्टर्स के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, ह्यूमन राइट्स इन अदर वर्ड्स। और ईरान ने और जो चाइना और रशिया है इन पर्टिकुलर, उन्होंने बड़ा क्लियर पुश बैक दिया है और उन्होंने कहा है दिस इज़ ईरान्स इंटरनल मैटर। इसकी बेस पे आप सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास नहीं बुला सकते। और जो वहाँ पर बयान दिया अमेरिकन जो डेलीगेशन वहाँ पे मौजूद था या अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ सिर्फ प्रोटेस्टर्स की सेफ्टी के लिए आए हैं और हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, पीरियड। ये उनके वर्ड्स थे। सो दे आर प्लेइंग अ बिगर गेम, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप अगर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला रहे हैं, आप इसलिए भी बुला सकते थे कि मसले का कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए, ईरान के साथ नेगोशिएशंस दोबारा शुरू की जाए। लेकिन आपने वो भी बुला के उसको भी फ्रेम किया है अपने माइंडसेट के साथ, सेंडिंग ईरान एंड अदर कंट्रीज अ मैसेज कि हम इस प्लेटफॉर्म को भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। नाउ इन सब डेवलपमेंट्स के साथ ही जुड़ा है ग्रीनलैंड का मसला, बिकॉज हमारे रीजन में ईरान वाक़ है और ईरान की सिक्योरिटी डायरेक्टली मिडल ईस्ट और लार्जर जो एक ग्लोबल ट्रेड है उसको इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए वो ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि ग्रीनलैंड इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रीनलैंड का मसला इतना बड़ा है कि एक 11 मेंबर डेलीगेशन यूएस कांग्रेसमैन का जो चाहते हैं कि ये मसला ख़त्म हो, ये मसला रिज़ॉल्व हो, वो डेनमार्क गए हैं और उन्होंने ट्रंप के इस प्रेशर के साथ जो एसोसिएटेड उनकी यूरोपियन मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, उसको थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की है। बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि अ बायपार्टिज़न ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूएस कांग्रेस इज़ विज़िटिंग डेनमार्क in what is seen as a show of support in the face of increasing pressure from President Donald Trump for the US to annex Greenland, a semi autonomous region of Denmark in the Arctic. ये 11 मेंबर्स का जो डेलीगेशन है, इन्होंने वहाँ पर डेनिश प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है और जो ग्रीनलैंड के काउंटर पार्ट हैं यानी ग्रीनलैंड के जो अपने लीडर हैं, क्योंकि वो एटोनमस पार्ट है डेनमार्क का, उनसे भी मुलाकात की है। लेकिन इस हाई लेवल टॉक्स में से निकला कुछ नहीं और वाशिंगटन इज़ फेलिंग टू डिसवेड, जिसे कहना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप, या वो वाशिंगटन को ये कांग्रेस के लोग मनाने में कामयाब नहीं हो सक रहे कि आप ग्रीनलैंड को जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं उस तरह ट्रीट मत करें। जिस तरह बार बार डोनाल्ड ट्रंप राफेल्स की बात करते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक मैसेजिंग करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कि मैंने ही मीडिएशन कराई तो पाकिस्तान और इंडिया का मसला हल हुआ, उसी तरह हर जगह, चाहे वो एयरफोर्स वन पे हो, चाहे वो कहीं प्रेस से बात कर रहे हो, वो हर जगह खड़े होके ये वर्ड्स रिपीट करते हैं कि ग्रीनलैंड इज़ वाइटल फॉर यूएस सिक्योरिटी, national security, and that Denmark cannot defend it against possible Russian or Chinese attack. Both Denmark and Greenland say that they are opposed to a US takeover. उनकी लॉजिक सिंपल है,
कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, इसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जो डेनमार्क है वो तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और यहाँ से ही हमला होगा जब भी होगा, रशिया की तरफ से और चाइना की तरफ से। और सिर्फ यूएस इस पोजीशन में है कि वो यहाँ पे आके बैठे और उस हमले को जब वो हो रोक सके। ये टोटल लॉजिक है डोनाल्ड ट्रंप की, प्रीएम्प्टिव लॉजिक है ये, कि उनको जो कोल्ड वॉर के दौर से ये लगता है कि रशिया कभी ना कभी अमेरिका पे कोई ना कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा। उनको वही लॉजिक सबसे ज़्यादा फीजिबल लगती है टू डू ऑल दिस। ये लॉजिक कितनी सही है, ये बात कितनी दुरुस्त है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ हमें उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ग्रीनलैंड और आर्कटिक की जो बैकग्राउंड है, ये क्यों इतनी रेलेवेंट हो गई है एकदम से। आपको याद होगा जब टेक ओवर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने अपने फर्स्ट एड्रेस में ग्रीनलैंड का ज़िक्र कर दिया था। उस वक़्त पीपल वर शॉक्ड। जो लोग शॉक में नहीं आए थे, वो लोग थे जो जानते थे कि आने वाला दौर एआई का है, आरटीईज़ का है, ट्रेड रूट्स आर इम्पोर्टेंट, और ग्रीनलैंड इस सिलसिले में कितना इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। उनको उसी वक्त समझ आ गई थी कि ही एक्चुअली मीन्स इट। बहुत सारे लोगों ने ये समझा था कि शायद वो एक बड़े एरापिक से पर्सनालिटी हैं, वो कुछ भी कह देते हैं। बट मैं ये बार बार कहती हूँ कि वो जो कुछ भी कहते हैं वो बड़ा कैलकुलेटेड होता है, उसकी बैकग्राउंड होती है। सो ग्रीनलैंड के मसले को अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंस है। अगर आर्टिक को आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस सारे मामले में बार बार आपको दो वर्ड्स सुनने को मिलेंगे, एक तो आर्टिक और एक आर्टिक सिक्योरिटी। तो ये जो एक आइसी सा रीजन है, पूरा बर्फ पे बना हुआ रीजन है जिसको आर्टिक कहते हैं, ये अगर आप ज़मीन को देखें, ग्लोब को देखें, तो उसके बिल्कुल टॉप पे नॉर्थ पोल पे बाकी है। ज़्यादातर ये जो आर्टिक रीजन है, ये बहुत बड़ा समुंदर है, ह्यूज ओशन, जिसको आर्टिक ओशन कहते हैं। और वहाँ पे आइस फ्लोट कर रही है उसके टॉप पे, बिल्कुल जिस तरह अगर आप किसी ग्लास में अगर आप आइस क्यूब्स डालें तो वो ऊपर फ्लोट करती हैं, तो ये आर्टिक ओशन बिल्कुल वैसा है। इसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज इसको लिटरली टच करते हैं, उसमें कनाडा आता है, रशिया है, ग्रीनलैंड है, और इनकी डायरेक्ट रीच है इनटू द आर्टिक, ये वो मुल्क है। सो मेनली ये एक बिल्कुल जमा हुआ समंदर है, फ्रोज़न है बिल्कुल, आइस से ढका हुआ है, बहुत यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर्स हैं, और वहाँ पर ज़्यादातर कौन रहता है, तो पोलर बियर्स रहते हैं, सीड्स रहते हैं। अगर खुद ग्रीनलैंड की भी आप आबादी देखें तो 57,000 के करीब है सिर्फ। नाउ लेट्स गो बैक टू कोल्ड वॉर, क्योंकि मैंने अभी कोल्ड वॉर का जिक्र किया था। यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री प्रेजेंस इन ग्रीनलैंड है वो 1950s से है। जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई तो अमेरिकन प्लानर्स ने एकदम से ये रियलाइज़ किया कि जो शॉर्टेस्ट रूट है फॉर सोवियत बॉम्बर्स एंड मिसाइल्स टू रीच नॉर्थ अमेरिका, वो नॉर्थ पोल से होकर गुजरता है। इन अदर वर्ड्स, जो शॉर्टेस्ट रास्ता है जिसके ज़रिए से रशिया अगर अटैक करना चाहे तो नॉर्थ अमेरिका पे अटैक कर सकता है, तो वो नॉर्थ पोल के ऊपर से गुजरता है। इसलिए ग्रीनलैंड उसके बीच में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस डिस्कवरी ने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दी ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस, और इसको एक बिल्कुल फ्रंट लाइन सेंसर में कन्वर्ट कर दिया। 1951 में यूनाइटेड स्टेट्स ने डेनमार्क के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें अलाउ किया यूएस मिलिट्री फैसिलिटी को एग्जिस्ट करने के लिए ग्रीनलैंड में। इस ट्रीटी के तहत बाय द वे जितने भी फौजी चाहे यूएस वो ले जा सकता है ग्रीनलैंड में, उसको रोक नहीं सकते। बाय 1953 फ्यूल एयर बेस, स्पेलिंग्स में इसको THULE, लेकिन इसको बोला फ्यूल जाता है, इसको फ्यूल एयर बेस कहते हैं। आजकल इसको पिटोफिक स्पेस बेस कहा जाता है, जो कि ऑपरेशनल है पुली, and it is completely focused on early warning against missiles and bomber threats. So this logic that has consumed US since the Second World War, जिसमें आपको याद होगा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रशिया ने और यूएस ने मिल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी थी, लेकिन उसके बाद दोनों की इनसिक्योरिटीज़ ने एक दूसरे को कोल्ड वॉर की तरफ धकेल दिया। ये लॉजिक तक से प्रिवेल करती है, और इस लॉजिक के पीछे यही खदशा है कि जो क्लोजेस्ट अटैक आ सकता है हमारे ऊपर वो इस रूट से आ सकता है, फ्रॉम रशिया। सो ये जो लॉजिक है ऑफ द कोल्ड वॉर, जिसको चाइनीज़ कहते हैं कि आप कोल्ड वॉर मेंटालिटी से बाहर निकलें, दिस इज़ एट द वेरी सेंटर ऑफ दिस प्रॉब्लम विद ग्रीनलैंड। ये इवॉल्व ज़रूर हुई है। आज ग्रीनलैंड जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम बन गया है, मिसाइल डिटेक्शन का, स्पेस सर्वेलेंस का, सैटेलाइट ट्रैकिंग, और अगर मिलिट्री कम्युनिकेशन बिल्कुल सिक्योर तरीके से करनी हो तो उसका। सो जियोपॉलिटिकली
Arctic is not about ice, it's about distance, speed, who can get the access, and about the control of the future routes and resources. आर्टिक रीजन में जो कंट्रीज अभी को टच करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं नॉर्थ पोल को, वो स्ट्रेच्ड हैं अक्रॉस ग्रीनलैंड, कनाडा का नॉर्थ पार्ट, अलास्का जो कि यूएस का हिस्सा है, जहाँ पे आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। इसी तरह रशिया और पार्ट्स ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये सब एक क्लस्टर बनाते हैं ऐसे मुल्कों का जो कि आर्टिक रीजन में आता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि जियोपॉलिटिकली आर्टिक देन बिकम्स समथिंग मोर देन आइस। हम जो इसको इतना डिस्टेंट और रिमोट एरिया समझते हैं, ये तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हुआ। व्हाई? बिकॉज it is about distance, it is about speed, it is about access, and it is about control of the future routes and resources. जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रही है, आर्टिक जो है वो शिफ्ट हो रहा है एक फ्रोजन बफर से टू अ स्ट्रेटेजिक फ्रंट लाइन, एंड दिस इज व्हाई टुडे इट मैटर्स टू एवरी मेजर पावर। देखने में मैप पे एम्प्टी लगता है, लेकिन मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में एम्प्टी स्पेसेस की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है अगर वहाँ पे आरईईज हों, minerals हों और trade routes हों। Greenland sits at the intersection of missile defense, nuclear deterrence, space warfare, Arctic sea routes, and strategic minerals. This is why it matters equally to United States, Russia, China, and Europe all at the same time. US के लिए ये क्यों important है, हम one by one देख लेते हैं। ग्रीनलैंड को डायरेक्टली होमलैंड सिक्योरिटी एसेट कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। What does that mean? होमलैंड सिक्योरिटी का वर्ड जहाँ भी आए आप समझ जाए कि इट इज़ अबाउट डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ द अमेरिकन सिटीज़, अमेरिकन पीपल एंड पॉपुलेशन, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम मिसाइल अटैक और एनी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट। होमलैंड सिक्योरिटी की वजह से ही इसको नेशनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप। दिस इज़ वाई जो रेडार सिस्टम लगे हुए हैं ग्रीनलैंड में, वो अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करते हैं अगर कोई मिसाइल्स लॉन्च होते हैं रशिया की तरफ से या चाइना की तरफ से, और यूएस मिसाइल डिफेंस नेटवर्क्स को डायरेक्ट इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा रास्ता आप समझें बीच में बनता है जिसको GIU के गैप कहते हैं। G is for Greenland, I is for Iceland and UK is for United Kingdom. ये जो GIU के गैप है, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरह एक स्ट्रिप है, और ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि रशियन सबमरीन्स को जब भी अपनी कोई मूवमेंट करनी होगी आर्टिक ओशन में, उनको यहाँ से हर हाल में गुजरना पड़ता है। नाउ दिस इज़ वेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि रशिया के लिए ग्रीनलैंड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मॉस्को ने आर्टिक को जो मिलिटराइज किया है वो किया ही इसलिए है कि वो अपने न्यूक्लियर डेटरेंट को और अपने शिपिंग रूट्स को कंट्रोल कर सके, सिक्योर कर सके। सो अ स्ट्रांगली डिफेंडेड ग्रीनलैंड अगर वहाँ पे आके यूरोपियन फोर्सेस बैठ जाती हैं, या अभी अगर वहाँ पे यूएस फोर्सेस मौजूद हैं, हम उसको मज़ीद ज़्यादा प्रेजेंस अपनी मिलिटरीली वहाँ पे ले आते हैं, तो रशिया को ये सूट नहीं करता, बिकॉज जो रशिया की सबमरीन मूवमेंट्स हैं वो लिमिटेड हो जाएगी और उसकी जो फ्रीडम है आर्टिक जोन में वो कंट्रोल हो जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू चाइना। चाइना के लिए इसमें डबल एज एडवांटेज है, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखता है वो अपनी। बीजिंग खुद को नियर आर्टिक स्टेट कहता है और वो इन्फ्लुएंस रखना चाहता है यहाँ पे थ्रू इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, रेयर अर्थ मिनरल्स, डेटा केबल्स, सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च हब्स। और जाहिर है ये जो सारी चीज़ें अगर वो वहाँ क्रिएट करता है तो इसका ड्यूअल यूज़ होगा। ये सिर्फ कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा नहीं, इसके ज़रिए से फिर वो मिलिट्री वैल्यू भी अपनी इस रीजन में ऐड कर सकेगा। यूरोप के लिए ये किस तरह क्रिटिकल है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और इस वक्त अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल यूरोप फील कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस क्लेम की वजह से, तो ये गलत नहीं होगा। ग्रीनलैंड यूरोप की बहुत पुरानी वल्नरेबिलिटी को या कमज़ोरी को एक्सपोज कर रहा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, एक एटोनमस पार्ट है उसका, और उसके बावजूद आज तक यूरोप ने इस सिक्योरिटी स्पेस को अगर अंडरस्टैंड ही नहीं किया, जिसको रशिया बहुत अच्छी तरह समझता है, जिसको चाइना बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है, और यूएस तो इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है कि वो 1950 से यहाँ अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखता है। तो इतने डेकेड्स गुजर गए और अगर आज तक यूरोप इस पॉलिटिकल सेंसिटिविटी को स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी नहीं समझ सका कि इसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है,
तो अब वो पॉइंट आ गया है जहाँ पे यूरोप को ये समझना पड़ेगा कि वो कितने हेविली डिपेंडेंट हैं ऑन यूएस व्हेन इट कम्स टू एवरी कंट्री ऑफ यूरोप सिक्योरिटी। सो जब से ग्रीनलैंड पॉलिटिकल स्पॉटलाइट में न्यूज़ हेडलाइंस में वापस आया है और जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिसाइसिव एक्शन किया है वेनेजुएला में, एक ओल्ड यूरोपियन फियर जो है वो दोबारा से खुल के सामने आ गया है। नॉट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वुड ब्रेक द लॉ, बट दैट इट वुड एक्ट विदाउट यूरोप, और इसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ये टेंशन नई नहीं है। ओल्ड यूरोपियन फियर में इसको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी यूएस बारहा ऐसा कर चुका है कि वो अपना एलाई तो कहता है यूरोप को, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है उसको साइड पे करके अपने अज़ाइम भी पूरे करता है। सो 1956 में जब स्विस कैनाल क्राइसिस हुए थे, अगर आपको याद हो, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस को वहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया था। 2003 में भी यूरोप बड़ा डिवाइडेड था ओवर इराक वॉर, लेकिन वॉशिंगटन ने वो किया जो वो करना चाहते थे। उन्होंने इराक में एक्शन लिया, मिलिट्री पावर अपनी प्रिवेल की। सो यूरोप की जो डिपेंडेंस है ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, इट वॉज बिल्ट डिलिबरेटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू यूरोप जीत ही नहीं सकता था अगर यूएस हेल्प ना करता। और उसके बाद जब भी कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई वॉर एंड हो रही होती है तो उसके एंड में सिक्योरिटी गारंटीज का कोई सिस्टम ज़रूर वजूद में आता है। सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोपियन सिक्योरिटी को एक जला देने के लिए या उसको इंश्योर करने के लिए जो सिस्टम आया वो नेटो की शक्ल ही आया। सो नेटो एक शील्ड बन गई कि यूएस इसको लुक आफ्टर करेगा और यूरोप की सिक्योरिटी जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, किसी एक मुल्क की सिक्योरिटी नहीं है। अब इसका गारंटर अगर यूएस था तो यूरोप ने कभी कोशिश नहीं की कि वो इकोनॉमिकली रिकवर करे, इन द सेंस कि उसकी मिलिट्री भी इतनी स्ट्रांग हो कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो यूएस के बगैर भी अपने आप को डिफेंड कर सके। दिस इज़ द ओल्ड यूरोपियन फियर जिसकी मैं बात कर रही थी। और ये फियर अगर रियल होता तो इनको, जिस तरह यूरोप ने अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप किया है, अपनी मिलिट्री जो है उसको इतना फ्रेगमेंटेड ना रखते, इतना डिपेंडेंट ऑन यूएस ना रखते। सो वो अरेंजमेंट उस वक्त तो कामयाब रहा, लेकिन अब जब एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन दुनिया में नए तरीके का आया है तो यूरोप स्टिल रिलाइज ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, चाहे मिसाइल डिफेंस का मामला हो, चाहे स्पेस में प्रोटेक्शन का मामला हो, आर्टिक में सर्वेलेंस का मामला हो, लॉजिस्टिक्स हो या न्यूक्लियर डेटरेंस हो। इसका मतलब है ये ग्रीनलैंड ने यूरोप की इस कमी को, इस वनरेबिलिटी को एक्सपोज करके रख दिया है, एंड नाउ दे डोंट नो व्हाट टू डू। यूरोप एकदम से बड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है। यूके की, फ्रांस की, डेनमार्क की फोर्सेस भी वहाँ पे अब पाइल अप होना शुरू हो गई हैं ग्रीनलैंड में। और बार-बार कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन ये रिस्पॉन्स मॉरली तो साउंड हो सकता है, बट इट इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी में अगर आप सिर्फ होप पे और मोरालिटी पे डिपेंड कर रहे हैं तो आई ऑलवेज से होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। पावर अल्टीमेटली एक्ट करती है जब उसको पता हो कि जो उसका काउंटर पार्ट है उसकी रेजिस्टेंस वीक है और उनके पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं हैं। यूएस नोस कि यूरोप रिएक्ट नहीं कर सकता, यूरोप जवाब नहीं दे सकता। डेनमार्क ने अपनी जो मिलिट्री फुटप्रिंट्स ग्रीनलैंड में बढ़ा दी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस की शक्ल में सिस्टम इन प्लेस है, वो सब यूएस के कंट्रोल में है। नेटो फोर्सेस रोटेट करके वहाँ पे जा रही हैं, सिग्नलिंग कर रही हैं कि हम यूरोप को, ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ग्रीनलैंड इज़ नो लॉन्गर अ बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ। इट इज़ बिकमिंग एन ओपन बैटलफील्ड जहाँ पर ऑलरेडी रिसोर्स की जंग हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अपनी होमलैंड सिक्योरिटी से जोड़ दिया है। प्रेजेंस उनकी वहाँ पहले से है, सारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है। देयर इज़ नॉट मच दैट यूरोप कैन डू। और जो एक कंटेस्टेड एरिया होता है, जिस तरह हम बात करते हैं कि किस इलाके में इस वक्त सबसे ज़्यादा कशमकश जारी है, कौन सी 3 या 4 फोर्सेस हैं जो उस इलाके में अपनी अपनी हकूक की या अपनी अपनी जीत की जंग लड़ रहे हैं, तो ग्रीनलैंड हैज़ बिकम दैट बैटलफील्ड। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि इस दफ़ा ये कोई ईस्ट और वेस्ट का मामला नहीं है। इस दफ़ा ये वेस्टर्न अलायंसेस का मामला है जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। लेट्स सी वेयर दिस गोज़। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।